अस्सलाम वालेकुम। ईद के इस खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, मुस्कुराते चेहरों, खुशियों से महकती ईद मुबारक। ईद सिर्फ एक त्यौहार का नाम नहीं, बल्कि ये नाम है खुशियां बांटने का। और ये वो दिन है जब दिलों के फासले सिमट जाते हैं, लोग आपस में ईद मिलते हैं और हर तरफ गोया खुशियां ही खुशियां होती हैं। आज की हमारी ये महफिल ईद की खुशियां बिखेरने के लिए सजाई गई है। हमारे इस सेट पर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब मिसालें हैं। हंगामी हालात हों, कोई आफत हो, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश हो, या फिर माशी मैदान में तरक्की के गिराफ को ऊपर ले जाने की कोशिश हो, ये सितारे हर वक्त हर मैदान में आवाम की खिदमत के लिए मामूर हैं। इनकी ईद कैसे गुजर रही है, आइए इनसे हम बात करते हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से आज हम जानते हैं कि ईद ये कैसे गुजारते हैं और अपनी इस ईद को यादगार बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान। सियासी घराने से ताल्लुक़ है आपका। चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर भी हैं पंजाब के, चौधरी शाफे साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाफे साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। उनके साथ हैं जी आसिम जावेद साहब। और जैसे ईद का मौका है तो हम देखते हैं कि हर जगह खाने पीने की बड़ी भाग दौड़ होती है, लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो म्यारी खाने की जिम्मेदारी जो है वो आसिम साहब के सुपुर्द है, क्योंकि डीजी फूड हैं आप। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपको और तमाम नाज़रीन को बहुत ही मुबारक। थैंक यू सो मच। तीसरे जो मेहमान हैं हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों का जो है वो ज़माना है और ऑर्गेनिक चीज़ें जो पहले होती थी अब बहुत कहीं दूर रह गई हैं, और ऑर्गेनिक की तरफ वापस जाने के लिए जो है ये हमारे मेहमान आजकल जो है कोशिशें कर रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एंटरप्रेन्योर हैं। नजम मज़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती जी, सबसे वक्त पहले तो हमें आपको जी ईद मुबारक और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया जी। हमारे चौथे मेहमान जिनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूँ, जैसे आर्मी हो गई, हमारी दूसरी फोर्सेस हो गई, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सोशल वर्क का कोई भी काम हो और कोई भी ऐसे हालात हो, ईद हो, त्यौहार हो, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, तो इनकी जिम्मेदारी जो है वो डबल हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं ना कि ईद की छुट्टियां मनाने चले गए हैं, तो ये और इनका डिपार्टमेंट जो है वो छुट्टियां नहीं मनाता, क्योंकि उसको बहुत काम होता है ईद के दिनों में भी। हमारे चौथे मेहमान हैं जी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और एसपी 122 की तरफ से सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे जो पांचवें मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लोग गुलकार हैं और ना कि पाकिस्तानी में अपनी गुलकारी से एक पहचान रखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और गुलकारी की पहचान है आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी जानब से भी तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे छठे मेहमान हैं, अगर कोई खंडर बिल्डिंग हो तो उसको भी 4 चांद लगा देते हैं और 5 स्टार होटल बना देते हैं। होटल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह इरशाद भी। अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ईद का दिन बहुत है, शुक्रिया सबको शाह साहब। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। शाफी साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सियासी घराने से ताल्लुक़ है आपका, बचपन से ही सियासत देखते हैं और कहते हैं कि जो सियासतदान होते हैं तो जो स्पेशली ईद के जब दिन होते हैं तो हल्के में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो चौधरी शुजात साहब जब सियासत करते थे और आप छोटे थे, उस वक्त की ईद कैसी होती थी, और अब जब आप माशाल्लाह खुद एक बड़े सियासतदान हैं तो अब की ईद कैसी होती है? जी, आपने ईद के हवाले से जो बात की, ईद सारा दिन जो है एक तो वर्करों के साथ ही नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद जो मेरे दादा हैं चौधरी ज़ुल्ला शहीद साहब और नाना मंजूर अली साहब, उनकी ग्रेवयार्ड्स पर हम जाते हैं, वहाँ जाकर दुआ करते हैं। और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो जो वर्करों का और जितने भी इवन जो पुराने जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो भी तमाम जो है उनका रश जो है वो ईद का शुरू हो जाता है। तो सारा दिन जो है वो हल्के की आवाम के साथ ही जो है ईद गुजरती है। और इसी तरह ही मैं बचपन से भी शुजात साहब को भी देख रहा हूँ। उन्होंने तो आपको पता है लोगों को कि सारी ज़िंदगी जो है हमेशा उन्होंने इज़्ज़त के लिए सियासत की और आवाम के लिए की है। तो उनसे जो है बड़ा कुछ देखने को सीखने को मिला। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह की हम आगे सियासत को आगे लेकर जाएँ।
तो जब बचपन में तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती थी जैसे हल्के के अवाम की, वहाँ सबको ईद मुबारक कहना, फिर सबके मसाइल सुनना ईद वाले दिन भी इनफैक्ट, तो क्या मिस करते हैं अभी भी बचपन की ईद? तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। बड़ी सुकून वाली ईद होती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो जो है ईद के दिनों में भी आखिरी दूसरे दिन ये सोच रहे होते हैं कि ईद की छुट्टियां कब खत्म होंगी और कब काम के लिए जाएंगे। इतनी उसमें वो एक रूटीन बन गई, काम करने की आदत हो गई है। आदत ऐसी हो गई है कि पहले तो दूसरे दिन तो यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई ईद है। तो ज़ाहिर बात पे बचपन की ईद तो मैं तो बड़ा मिस करता हूँ। बचपन की ईद मिस करते हैं। अच्छा आसिफ साहब, जब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है, स्पेशली ऐसे दिनों में। तो आपसे भी यही सवाल है कि आप डीजी फूड हैं और मीठी ईद इसको कहा जाता है और लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है खाने पीने के लिए, होटलिंग करने के लिए कि अच्छा कहीं खाना खाने जाएं, तो जिम्मेदारी भी डेफिनेटली आपकी डबल हो जाती है। तो ईद किस तरह से गुजरती है? ईद के दिन भी छापे वापे मारते हैं या ईद के दिन ईद मनाते हैं घर वालों के साथ? देखिए मैडम, हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी की ईद है ना, वो तकरीबन 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ईद के ऊपर कुछ स्पेसिफिक फूड्स होते हैं, जैसे कि बेवरेजेस हैं, जैसे कि केक्स हैं, कन्फेक्शनरीज़ हैं और बेकरी आइटम्स हैं। उनकी जो क्या कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा शुरू हो ईद जाती वाले है। दिन केक्स तो सबको ही जाते हैं तकरीबन। तो इस वजह से वो हम पहले से ही जो है ना वो अपनी टीमों को रेडी कर देते हैं। और दूसरा ये कि ईद के ऊपर भी हमने अपना ड्यूटी रोस्टर जो है वो जारी किया होता है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं और एटलीस्ट जो है वो एक टीम जो है वो सुबह में और एक शाम में जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही होती है। क्योंकि आपको पता है ईद के ऊपर बहुत से लोग पार्क्स में जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो जैसे सीजनल फूड्स होते हैं कि किसी ने दही बल्ले लगाए हुए हैं, किसी ने फ्रूट चाट लगाई हुई है, किसी ने चना चाट लगाई है, किसी ने वो गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ें। तो मीठी ईद है ना, तो बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के उन 3 दिनों में मतलब एक तरह से स्ट्रीट फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम विजिलेंटली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी अच्छा आसिफ साहब, हम बचपन में जब होते थे तो हम ऐसे गोलगप्पे हो गए, चना चाट हो गए, फ्रूट चाट हो गए, ये ऐसे हम स्ट्रीट फूड खाते थे। लेकिन हम देखते हैं शाफी साहब के बचपन में इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे, अभी इतनी जल्दी क्यों बीमार हो जाते हैं? देखिए इसकी ज़्यादा अच्छी वजह तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो बता सकेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब 112 वाले हैं ना, इमरजेंसी में तो अब नहीं लेके जा रहा होता। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं ना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम नंबर 1 वो कम होता है। दूसरा ये है कि अब फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। हमारे जब हम स्कूल जाते थे तो उस वक़्त हम सुनते थे कि पंजाब की आबादी जो है वो 6 करोड़ है। आज पंजाब की आबादी जो है वो 14 करोड़ को टच कर रही है। तो इस वजह से वो जो मिलावट माफिया को एक जो है ना एक स्पेस मिल जाती है, या एक ट्रेंड जो पहले होता था वो जब चेंज हो गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आप जितनी भी चेकिंग कर लें, आप पूरे पंजाब 140 मिलियन पॉपुलेशन, 180 हमारी फूड सेफ्टी टीम्स हैं, हम दिन रात जो है मशगूल रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है ना वो गैप जो है वो रह जाता है। और फिर भी हम स्ट्रीट फूड सेफ्टी इनिशिएटिव जो सीएम सबक है उसके तहत हमने ट्रेनिंग्स भी मतलब स्ट्रीट फूड्स वाले जो वेंडर्स हैं उनकी करवाते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं। यहाँ पर लोग ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं और खाते वक्त बोल रहे होते हैं। अब चाइना देखें, डॉक्टर साहब भी गए हैं, 6 बजे डीजी साहब खाना खा लेते हैं, 10 बजे सो जाते हैं और 7 बजे पूरी मार्केट्स भी बंद हो जाती हैं चाइना में। सर ने जो बात बताई है ना मैडम, अगर ये लाइफस्टाइल हम अपना लें ना, ऐसा है कि जब आप हुक्म भी यही है कि रात का खाना इशा से पहले खाएं। बहुत सी ऐसी जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिनके अंदर हाइपरटेंशन है, जिसके अंदर डायबिटीज़ है, जिसके अंदर हार्ट के मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, वो आपको रात को लेट खाने की वजह से और खाते ही सो जाने की वजह से जो है वो होते हैं। तो करना यही चाहिए कि रात का खाना जल्दी खाएं, उसके बाद आप अगर कोई वॉक कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा गैप हो, ताकि जब आप सोने के करीब पहुंचे तो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो। अच्छा, ये जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा साथ जिस तरह शाफी का कि भूख रख के खा ले और उसके बाद ये इशा से पहले खा ले, जब लेटने से पहले खाना हजम हो जाए, तो मैं समझता हूँ आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये जब हम तंदुरुस्त होते हैं ना तब इतना फील नहीं होता। आप देख लें, जब डायबिटिक पेशेंट आप देख लें, उनको कहते हैं कि जी डायबिटीज आपकी स्टेबल रहती है अगर आप अपनी रूटीन ठीक रखें। हाँ जी बिल्कुल, तो रूटीन बहुत मैटर करती है। इसी वजह से आपने जो इतनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि देखिए शादियों का जब टाइम हमने 10 बजे पंजाब ने फिक्स किया, और मैं समझता हूँ ये एक तारीखी कदम था।
आज भी अगर दूसरे सूबों में चले जाए या कहीं रात 11:30-12 बजे तक बैठे कि जी अभी तक खाना लगेगा, और वो भी अगर और भी इससे जल्दी आपका अगर हो जाता है, आपने खाना टाइम पे खाया और तो जाके जब शादी और आज ईद पे जिस तरह आप खा रहे होगे उस तरह का हिसाब ना रखे, तो मैं समझता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसी सख्ती। तो सबसे बेहतर है कि आप टाइम पे जाने की कोशिश करें, जहाँ भी जाएं आप टाइम पे जाएं, टाइम आपके ये पास। बड़ा मसला है ना, और हम दूसरी- ये सोचते हैं कि हम वीआईपी तब बनेंगे जब हम लेट जाएंगे। नहीं नहीं, ये ज़रूरी है। पूरी वर्ल्ड में चले जाएं, पूरी दुनिया में आप 10 बजे क्लोज हो जाता है, हर चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें उसे हमें आदत अपनानी होगी। जैसे चोई साहब ने फरमाया कि इनके दस्तरखान बड़ा वसी है, और इसके बावजूद जो डाइट पे जो है कि इंसान, मैं समझता हूँ कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोगों को खाना खा जाता है। तो जो खाना खा जाते हैं तो वो वही कि उन्होंने उसका तरीका अपनाया होता है कि हमने जल्दी खा के जल्दी सोना है और जल्दी सुबह उठना है, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वही हमने आदत अपनानी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं इनकी बात को आगे लेके चलूँगा। खाने का ख़ास टाइम है, मतलब मुझे लोग कहते हैं साहब आप बड़े कमज़ोर हो गए, बड़े कमज़ोर नहीं हो गया। मैं स्मार्ट हो गया हूँ, आपके मैं स्मार्ट हो गया हूँ। नहीं, मैं टाइम खाने के 7:30 खाना खा लेता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, 3 घंटे के बाद मैं सोता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, खाने को इंजॉय नहीं करते, पेट भरते हैं, खाना खाए साथ ही सो गए। वो भाई खाना खाए उसको हजम तो करो, हम खाने को हजम नहीं करते। तो अच्छा, माशाल्लाह स्पेशली जब होटल में मजे के खाने बना रहे हो तो फिर उसके बाद और बुफे लेकिन लगाओ तो होटलिंग की फिर तो टाइमिंग होती है ना कि इस टाइम से इस टाइम तक बुफे है। नहीं, खाने का देख के स्वाद लेते हैं, खाने का खा के स्वाद नहीं लेते। ईद पे तो खाने की इजाजत है। अच्छा नजम साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मिलावट की बात कर रहे हैं, लोगों की रूटीन्स भी अब डिस्टर्ब हो रही हैं, तो जैसे प्रोडक्ट्स होती हैं, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर जा रहे हैं और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। और जैसे ईद के दिनों में और रमज़ान में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती होगी डेफिनेटली, क्योंकि जो ख़वातीन हैं, हम देखते हैं आधे से ज़्यादा ख़वातीन तो अपने फेस का वैसे ही बेड़ा गर्क कर लेती हैं ऐसे जाली प्रोडक्ट्स लगा के फेस पे। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते क्या है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि यानी जो ज़मीन कुदरती तौर पे जो आपको फीड कर सकती है, आप उसको उस तरह उगाएं, यानी कोई उसमें आप खाद ना डालें, फिर उसके बाद कोई पेस्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे ना करें, और उसको आगे प्रोसेसिंग में, वॉशिंग में कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी हम उस पर तो बात कर रहे थे, मिलावट पे है। वो दूध जिसके अंदर किसी ने पानी डाला है, मिलावट की है, वो दूध ज़्यादा हेल्दी है, वो दूध ज़्यादा खतरनाक है। जो खालिश है लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, वो आपको ज़्यादा नुकसान देगा। तो हमें जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं, फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। हमेशा जब भी चीज़ मार्केट में बाय करें, ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि आर्टिफिशियल उसमें कोई कलर तो नहीं डाला हुआ, आर्टिफिशियल फ्लेवर तो नहीं, जो कि हालांकि अथॉरिटीज अप्रूव करती हैं, ठीक है आप डाल दें आर्टिफिशियल, लेकिन आप देखेंगे आपकी हेल्थ के लिए वो बड़े नुकसानदेह है। इवन कि इसकी मिसाल ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध आपको खालिश देके जा रहा है, लेकिन उसी जानवर को अगर कोई जो है दूध वाला वो इंजेक्शन लगा रहा है, वो दूध ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। बेशक खालिश है लेकिन उसको इंजेक्शन लगा हुआ है, वो जो इंजेक्शन जानवर को लगा हुआ है वो आपके फूड में आता है और वो आपको ज़्यादा नुकसान देता है। इसी तरह जो आपकी ज़मीन होती है, जो अल्लाह ने इसमें पोटेंशियल दिया है, उसको कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक उगाए। जब आप उसमें यूरिया खाद माद जब डालते हैं तो आप समझिए ज़मीन को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपको तो ज़मीन भी मर जाती है। जैसे लोग मरते हैं, ज़मीनें भी डेड होती है। एक टाइम आएगा इन्हीं ज़मीनों के ऊपर फसलें उगना बंद हो जाएंगी क्योंकि आपने ज़मीन को ही डेड कर दिया। तो उससे ज़्यादा बेहतर है, जहाँ अच्छी बात है मिलावट में बात हो रही है, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक के ऊपर भी काम करें, क्योंकि ये जब असल में ये ऑर्गेनिक इतना कोई पुराना नहीं है। जब दूसरी जंग अजीम हुई ना, तो जंगों में सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था ब्रिजेस को, तो फूड ख़राब होता था, ट्रक खड़े रहते थे 20 दिन, एक महीना खड़े। तो तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि आप प्रिजर्वेटिव्स लगा दें ताकि फूड ख़राब ना हो, सिर्फ जंग के लिए। दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई लेकिन ब्रांड्स आज भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप बाय करें, वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, वो फूड प्रोडक्ट हो, इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ा करें। बेशक हो सकता है कि वो पूरे प्रोसेस करके सारे डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया हो। अच्छा डॉक्टर साहब, रेस्क्यू एहलकारों के लिए तो ईद का मतलब ही ड्यूटी होता है, तो जो जवान है उनका हौसला कैसे बुलंद करते हैं? और ईद के दिन भी डेफिनेटली आप लोगों का काम ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, वैसे भी माशाल्लाह अलर्ट ही है, तो कैसे उनका हौसला बुलंद किया जाता है और ईद का रोज़ किस तरह मनाया जाता है? जब आप एक एमरजेंसी सर्विस ज्वाइन करते हैं, हमें पता है कि ये एक ऐसा काम है जहाँ पे दिन हो चाहे रात आती हो, चाहे तूफान ज़लज़ला हो, चाहे किसी को भी ईद हो या कोई भी बोलो, हमने खुदा ना खास्ता कोई भी एमरजेंसी हो जाए तो उस वक्त हमें अलर्ट रहना है और लोगों की मदद करनी है। और आई थिंक सारे इसी जज्बे के साथ ज्वाइन करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद के लिए चुना है कि हम लोगों की जाके मदद कर सकें और ज़िंदगियाँ बचा सकें। और इसी जज्बे के साथ आज भी रेस्क्यूअर्स जो है वो काम कर रहे हैं।
और मेरी सिर्फ लोगों से आज ख़ास तौर पे अपील ये होगी कि ख़ास तौर पे चूँकि ये हर एक मिनट पर, और ये मेरा ख़ास तौर पे मैसेज मोटरसाइकिल वालों के लिए है कि ईद ज़रूर बनाएं, और जो चाँद रात अभी गुजरी है उसके ऊपर भी ईद ज़रूर बनाएं, लेकिन चाँद रात भी बनाए पर महज़ब तरीके से। अगर आपको ज़्यादा जोश है तो जाके पार्क में दौड़ लगा लें। ये जो है ना स्पीडिंग कर रहा है या खुशी एक्सप्रेस करने का क्या तरीका हाँ, होता ये है कि मोटरसाइकिल पे 1 मिलियन जाके कर रहे जो हैं है आप? वो कर रहा है, और उसके बाद जो हमें उठाने पड़ते हैं यंग लोग जो हमें अस्पताल लेके जाने पड़े हुए हैं, यानी उसको और बयान नहीं आप कर ये सकते। देखें डॉक्टर साहब के खुद तो तकलीफ में आते हैं, पूरा जो खानदान, खानदान है उस पे पेरेंट्स, क्या गुजरती है, पेरेंट्स पे क्या पेरेंट्स गुजरती की भी है? ज्यादती है कि 12 साल के बच्चे को, हमें याद है साइकिल चलाया करते थे, हालांकि अफोर्ड कर सकते सारा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद साइकिल भी नहीं। उन्होंने कहा 18 साल तक जब उम्र नहीं होगी अच्छा तो ना डॉक्टर साहब, कई मोटरसाइकिल बार तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, मोहल्ले में बच्चों के साथ जो है वो दूसरे लड़कों के साथ बच्चे आज निकल साइकिल जाते की हैं। इंडस्ट्री खत्म हो गई। मैं बल्कि शाफी साहब को कहूंगा कि साइकिल की इंडस्ट्री को दोबारा प्रमोट करें, जिस तरह चाइना में आज भी इतना डेवलप और एडवांस हो गया है, लेकिन वहां पे भी उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स, हाँ, ये वैसे इससे सारा जो है आई थिंक दिस इज द सोल्यूशन, और उसकी स्पीड भी कम कर दे। और जिस तरह 112 काम कर रही है अब तो जो एयर एम्बुलेंस जो है वो जी। भी उन्होंने शुरू कर दी है, जो कि पहले नहीं था। बिल्कुल, ये आज भी ईद पे भी पे भी चल रही है। availability बिल्कुल होती जी, है। खुदा ना खास्ता कई वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर हमने बाकायदा, जब उनको पता चला भक्कर या बहावल नगर मियाँ वाली से हमें 4-4 घंटे लग जाते हैं अगर कहीं पे अच्छा जाना आप ये पड़े। देखें कि अब बसंत जो गुजरी है, सब ने हेलमेट पहने हैं, सब ने वो रॉड्स लगाए हैं, हेलमेट्स पहने हैं, तो हुकूमत जब कुछ करवाना चाहती है ना तो इम्प्लीमेंट करवा देती है। आज से पहले कभी हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने भी टोटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकी हेलमेट की, रॉड्स की, लेकिन बसंत पे सब ने जी इम्प्लीमेंट बिल्कुल, रॉड्स लगाई और जिस उसको तरीके follow से भी लगाई किया है। उन्होंने वो बहुत बड़ा सेफ्टी के साथ और बहुत एहतियात के साथ जिस तरह से हुई सेलिब्रेशन, एक वापस आई जो भूल गए थे कि बचपन में उड़ाया करते थे, बचपन में उसके याद बाद है, आपने virtually डॉक्टर साहब बचपन की बात की, बचपन में याद है कि किसी का एक्सीडेंट होता था हाँ। और वो नीचे सड़क पर पड़ा होता था और लोग गुजर होते थे, और कोई हाथ और आप उठता नहीं था। आपके डिपार्टमेंट को कॉल करें तो फौरी वो आ जाते हैं रेस्क्यू कर। अच्छा आरिफ लोहार साहब, जिस तरह से आपके जो वालिद साहब हैं आलम लोहार साहब, वो भी बड़े लोक सिंगर थे, वही सकाफत को आपने आगे बढ़ाया, तो बताइएगा कि जो बचपन की ईद है वो अपने वालिद की याद में किस तरह से ताज़ा करते हैं? जैसे लोक सिंगिंग आज तक आपने ज़िंदा रखी हुई है, तो किस तरह से ईद मनाते हैं वही बचपन की यादें ताज़ा करते हुए? नहीं, हम तो रवायती से लोग हैं, जैसे चोई साहब सामने तशरीफ़ रखते हैं, मेरे इलाके का ये फ़ख्र है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो आप यकीन जानिए कि इतना घर में अभी बात कर रहा था कि एक्सरसाइज जो होती है कि आप साइकिलिंग करें, आप ये करें वो करें, हमने तो बचपन में काम ही इतना किया घर का, अपने घर का अपना काम जो करते हैं ना, जो हमारे जो बच्चे, मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से, अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरे बच्चे माशाल्लाह से अपना काम खुद करते हैं, उठते हैं, बिस्तर को ठीक करते हैं, अपने घरों के ये। आरिफ साहब, अभी भी कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा खुशी देती है ईद वाले दिन? कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है करने के लिए? देखें, हर दिन ईद का होता है, मैं समझता हूँ अगर आप कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई चीज़ है तशक्कर के साथ, हम यही महीने से सीखा है ना कि पूरे साल के एक महीना ये आता है जिसमें तशक्कर, जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र, अपनी जो दी हुई उसने नेमतें उस पर शुक्रगुजारी कर देनी और कोशिश करनी कि यार जो मुझे मिला है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे मिल चुका है। और इसके अलावा जो है कि आप कोशिश उतनी करें जो जितनी, ज़िंदगी तो है ही कुछ नहीं, ज़िंदगी तो ख्वाब है, आप एक ख्वाब जी रहे हैं। क्या जिंदा क्यों इंसान? एक्चुअल मरने के लिए, जाने के लिए, तो फिर इतनी कावश। लेकिन ये इन लोगों को याद नहीं रहता ना कि एक दिन मरना भी है। बहुत अच्छा है, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं, सबके लिए जियो। मैं समझता हूँ, मैं अपने लिए मैं ये समझता हूँ, मेरी जितनी बरादरी है, मेरी जितनी फैमिली है, मेरे जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, माशाल्लाह से हम एक पूरा एक कुनबा है,
माशाल्लाह से, और सब लोग मिल के रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक बांटते अच्छा हैं। इरशाद साहब, जैसे अभी हम सबसे बात कर रहे हैं कि जी आप ईद कैसे मनाते हैं, आप ईद कैसे मनाते हैं, डेफिनेटली सब अपने प्रोफेशन के हिसाब से ईद पे भी वही जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो आप होटल इंडस्ट्री में हैं और होटल इंडस्ट्री की पहचान है, तो ईद के रोज़ अपने स्टाफ वगैरह से जाके, क्योंकि डेफिनेटली होटल्स तो बंद नहीं होते, और जबकि ये छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर को कहा जाता है, तो होटलिंग जैसे हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो ईद का रोज़ है वो फिर किस तरह से गुजरता है? मेरी ईद की रूटीन ये होती है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, मोस्टली 6:37 ओ क्लॉक ईद की नमाज़ पढ़नी होती है। उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाता हूँ, अपनी डैडी की कब्र के, वालदा मदर की कब्र के दुआ शुआ के लिए जाता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ तो बेगम साहबा ने कुछ सवैयाँ वगैरह कुछ चीज़ें बनाई होती हैं, वो खाई। उठने लगता हूँ तो बेगम कहती है मेरी ईदी खाएँ, बेगम को ईदी देनी होती है। उसके बाद फिर मैं होटल आ जाता हूँ, क्योंकि हर ईद मैं अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं घर बैठा हूँ और मेरा स्टाफ काम कर रहा हूँ। मैं होटल जाता हूँ, उनके लिए स्पेशल मेन्यू होता है, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, केक काटते हैं, मैं स्पीच करता हूँ। काफ़ी स्टाफ के अपने बच्चे साथ लेके आए होते हैं, उनको और बच्चों प्यारी को शख्सियत है, वेलकम ही ऐसा करते हैं। बच्चों को बिल्कुल। ईदी वगैरह दिल खुश देता हो हूँ, उनको एक फीलिंग देता हूँ। अपना बचपन भी याद आता है कि जब मैं बच्चे थे तो कैसे ईदी लेने जाते मामू की तरफ, इधर अपनी भी याद तरोताज़ा होती ये थी। हुस्न है। तो बड़ा अच्छा मैं सेलिब्रेट करता हूँ स्टाफ के साथ। आई वांट कि मैं घर पे हूँ और मेरा स्टाफ काम कर रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करता हूँ। यही मेरा की ऑफ सक्सेस है, बिकॉज टीम ज़मान हूँ मेक यू सक्सेसफुल। मैं हमेशा टीम को साथ लेके चलता हूँ। वैसे भी मैं आई एम सॉर्ट ऑफ वर्कaholic, आई वर्क 7 days वीक। मुझे घर में सुकून नहीं आता, और बाय द ग्रेस और ऑल शायद यही आपकी स्मार्टनेस का भी राज है। वैसे पता नहीं घर पे भी खा के गए, फिर वर्कर्स के साथ भी जाके खाना, फिर भी स्मार्ट है। हाँ। है? अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमारे जो मेहमान हैं वो ईद किस तरह से मनाते हैं, मज़ीद इनसे बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद हम मना रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, और उम्मीद है कि आप भी ज़ोरों शोर से ईद मना रहे होंगे और मज़े मज़े के पकवान खा रहे होंगे, और जो बच्चे हैं वो शरारतें कर रहे होंगे और अपनी ईदियाँ जमा कर रहे होंगे। चौधरी शाफी साहब, जब आप बच्चे होते थे तो ऐसी कोई शरारत, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है कि ईद के रोज़ क्या करते थे, किधर जाते थे? बचपन की ईद जो उस टाइम पे थी बड़ी चेंज होती थी, अब तो बच्चे भी मोबाइल पे बैठ के ईद गुजार देते हैं। बचपन में ये याद है कि हम ईदियाँ कलेक्ट कर रहे होते थे, और उस टाइम वो मिट्टी का कोई बने होते थे, एक प्याले टाइप, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसमें हम उसको गला। छोटा गला टाइप का, उसको हम जो है उसमें हम जमा करते थे, और फिर ईद के तीसरे दिन जो है उसको तोड़ देते थे। ये याद है। तो और ईद के 3 दिन बढ़ जाता था पूरा गला? वहाँ बढ़ जाता था, मुझे भी तक याद है, बढ़ जाता था। फिर उन पैसों से क्या 20 करते रुपए थे? के होते थे, 50 रुपए के होते थे नोट उसमें। उस टाइम तो ये भी रकम काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्या करते थे उसके बाद, कोई चॉकलेट्स ले ली या कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, और मुझे याद है साइकिल हम चलाया करते थे घर के अंदर काफ़ी बचपन में। और बचपन की ईद जो है वो टेंशन फ्री थी। सिनेमा का बड़ा शौक था, अब साल हो गए सिनेमा जाने का भी टाइम नहीं मिला। अब तो आप सिनेमा जाते होंगे तो सब कहते होंगे शाफी साहब आ गए, शाफी साहब आ गए, सेल्फीज लें, सेल्फी। नहीं, मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता, मतलब कि रेस्टोरेंट्स में ही हो जाता है जो आप बात कर रहे हैं। सिनेमा में तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो जैसे अभी ईदी लेने का बचपन में तो कोई हिसाब नहीं था, आप कह रहे हैं कि गला भर जाता था, तो अब भी ईदी वगैरह देते हैं बच्चों को? बच्चों को मैं देता हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं आसिफ साहब, आप भी जब बच्चे थे तो कौन सी ऐसी शरारतें करते थे? जैसे अभी मैं शाफी साहब से भी बात कर रही हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो टोटली जो है वो मोबाइल के साथ हो गई है। अभी जैसे आरिफ लोहार साहब कह रहे थे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चे करते थे, आरिफ साहब भी करते थे, मैं आज भी करती हूँ। लेकिन अब जो है ना, अब हमने देखा है कि पेरेंट्स और स्पेशली जो मदर्स होती हैं ना, वो कहती हैं यार ये बच्चे बड़ा तंग करते हैं, मेकअप खराब करते हैं, कपड़े खराब करते हैं, तो इनको मोबाइल दे दो, आराम से जो है ये मोबाइल देखते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि वो ईद कैसी होती थी और अब की ईदें कैसी होती हैं? देखिए, एक तो उस वक़्त के बच्चों में और आज के बच्चों में बहुत फ़र्क आ गया है। और उस वक़्त की ईद जो होती थी वो एक क्या कह सकते हैं कि उस वक़्त यही, जैसे चोई साहब भी बता रहे थे, सब लोगों का बचपन ऐसे ही गुजरा है कि ईद को कलेक्ट कर रहे होते थे। मैं और मेरे एक छोटे भाई, मेरे से 2 साल छोटे हैं, एहसन, हम लोग जो हैं, क्योंकि
मेरे से वो एक क्लास जूनियर थे, तो हमारा आपस में कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा ईद जो है वो कलेक्ट कर रहा है। चाचू की तरफ गए, ताया की तरफ, मामू की तरफ, फुप्पो की तरफ, सबके साथ मतलब जाके मिल के मकसद यही होता था कि ईद जो है ना कलेक्ट करनी है। दूसरा, ये जो पहले बात आप कर रही थी ना मैडम, इशू ये है कि अब पहले हमारी ये शौक होता था बच्चों का कि जैसे ही कोई फारिग टाइम मिले आपको, तब जुमे की छुट्टी होती थी, कोई ईद की छुट्टी आ गई, तो हमने क्रिकेट ग्राउंड के लिए चले जाना। हमने दोस्तों के साथ टीम बना के पैसे डालने, नए बैट आ गए, नए बॉल्स आ गए, आके जो है ना वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देना। तो उस वक्त ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हमने बच्चों को जो है ना पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने दूर कर दिया, जो कि बच्चों की एक अपनी क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, यानी कि वो बच्चे अब एजुकेशन में भी अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाते, जो कि ज़्यादा टाइम आपका स्क्रीन के ऊपर गुजारते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, पंजाब फूड अथॉरिटी भी जो है इस बात को फोकस करते हैं हम लोग, कि आप बच्चों के को और सबको ही हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आएँ, कि आपकी लाइफ में एक तो भूख से थोड़ा सा कम खाना हो और उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसी तरह से जो बच्चों की एज होती है, बच्चों का तो काम ही ये है कि आप उनको ग्राउंड्स में भेज दें, उनको पार्कों के अंदर भेज दें, वो स्लाइडें ले रहे हों, वो जो है ना स्विंग्स ले रहे हों, वो फुटबॉल खेलें, वो क्रिकेट खेलें, वो हॉकी खेलें, वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें जब थक टूट के आएँ, उनके पसीने बह रहे हों। बचपन में तो हमें जून के अंदर भी हम क्रिकेट खेल रहे होते थे, जून के अंदर भी जो है ना वो हार्ड बॉल का 40-40 ओवर का मैच जो है ना वो खेल रहे होते थे। तो अब हम लोगों ने अपनी मतलब अपने बच्चों की ज़िंदगियों के खुद ब खुद जो है वो सहल पसंदी की तरफ ले आए हैं। वो कहते हैं ना मम्मी डैडी हो गए हैं बच्चे, अब बर्गर बच्चे हो गए, हाँ, उस वो तरह से अब एक्टिविटीज नहीं रही अब ये बच्चों की बर्गर अब। बच्चा भी जो है ना बेसिकली जो मतलब जंक आइटम्स के ऊपर पला हुआ बच्चा, डॉक्टर साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, हिडन हंगर का एक वर्ड यूज होता है। हिडन हंगर इस कि आप बच्चे को वैसे तो बहुत कुछ खिला रहे हैं, लेकिन उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको उसके पूरा मुताबिक नहीं नहीं कर खिला रहे, रहे। जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उनकी हाइट्स नहीं बढ़ पाएंगी। एवरेज पाकिस्तानियों की हाइट्स जो हैं पिछले 20 साल में 2 से 3 इंच बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कम हुई हैं। इसके ऊपर भी जो है हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। मैं एकेडेमिया से भी गुजारिश करूंगा कि रिसर्च करें कि हाइट कम होने का मतलब ये है कि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी जो है कम हो रही है। तो इस वजह से हमें अपने सारे के सारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बच्चों से लेकर बड़ों तक अपनी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी जो क्या कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट की तरफ अपने आप को लेके जाएं, ताकि जब आप खुद हेल्दी होंगे तो तभी आप अपने बच्चों की बेहतर जो है ना वो केयर या नशोनुमा जो कर सकें। और जैसे शाफे साहब टाइम हो ना हो जिम जरूर ज्वाइन करें, इनका कहने का मतलब ये है। मैंने अपना पिछले हफ्ते घर में जिम बना लिया और मैंने भी बल्कि ये लास्ट वीक से शुरू कर दिया। ये बल्कि शाफे साहब ने जो बात की करते हैं आप, तो दो मशीनें रख ली। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज टाइम नहीं मिलता जब आपको है तो अपने आए और कोई लगा ले, कोई टीवी पे या नेटफ्लिक्स सीरीज लगा ले और साथ साथ मशीन पे आप वो बेस्ट है। इस तरह एक्सरसाइज अब भी बड़ा हो जाती मुश्किल हो जाता है जी, गाड़ी में बैठे जिम जाएं, लॉकर खोलें, चीज़ें रखें, फिर लॉकर बंद करें। तो बेस्ट ये किया लास्ट वीक में कि ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर और टीवी सामने लगा और पता भी नहीं लगता। एक और आपका इलिप्टिकल स्ट्राइडर मिलता है जिसमें डायरेक्ट आपका वजन नहीं आता, स्पेशली अगर आपका वेट ज्यादा है, जब आपके बेचारे घुटनों पे जो शॉक अब्जॉर्वर्स है और पे डबल वजन डाल रहे हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। वेरी गुड तो आप इलिप्टिकल स्ट्राइडर अगर आधा पौना घंटा कर ले, इट्स लाइक साइकिलिंग, खड़े होकर साइकिलिंग, और साथ अपना नेटफ्लिक्स या जो भी आप टीवी देखना चाहते हैं वो देख ले, तो आपका पता भी नहीं चलता, वरना थोड़ी देर बाद घड़ी देख रहा होता है कितना टाइम हो गया। तो उस तरह आपका जो है एक्टिविटीज भी रहती है और अच्छे आप एक हाई मेंटेन कर सकते हैं और चीज़ों से बच भी सकते हैं। जैसी से ये जो इन्होंने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जापानियों ने कहा कि हमारी पूरी नस्ल तबाह हो गई, क्योंकि जो बच्चा पहले बाहर खेला करता था और हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना खाता था, आज वो क्या खा रहा है, हर वक्त इस पे लगा हुआ है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पे, और ऊपर से खा क्या रहा है, या कोक पी रहा है, या वो जो है ये आपका जो है ये फ्राइड चीज़ें खा रहा है। उसकी वजह से बच्चों में मोटापा हो गया। और अभी हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि यंग जो अब रिक्रूट करते हैं उनकी सर्टन हाइट देखते हैं कि उसकी वेल बिल्ट हो, कि उसने बंदा उठाना है अगर कोई तो उठा सके। तो अब हमारे लिए एक चैलेंज है कि वो हाइट के लोग, स्पेशली लड़के भी और लड़कियां, बिल्कुल जो है वो हाइट की अब वो मिलती नहीं उस बिल्ड की। तो ये हमारा एक चैलेंज आता है, क्योंकि फिर उनके लिए फिजिकल उसी किस्म का, इमेजिन करें अगर स्ट्रेचर पर सेहतमंद बंदा आ गया और स्ट्रेचर को लिफ्ट कर रहा है तो वो बंदे के लिए उठाना ही बहुत मुश्किल। दूसरा जो बात की मोबाइल फ़ोन की जिक्र हुआ, अक्सर तो ममालिक ये हैं कि आप रेस्टोरेंट के अंदर भी मोबाइल फ़ोन ही लेके जा सकते हो, इसलिए कोई आई टू आई कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं। आप रेस्टोरेंट चले जाएँ, टेबल बैठे हुए हैं,
हर बंदा अपने हर अपने बंदे मोबाइल को से किसी लगा को सवाल करे तो वो जवाब इस तरह करके आता है। और मतलब कि मोबाइल, और घर पे भी कोई बैठे हो अक्सर जहाँ भी देखें मोबाइल पे लोग लगे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइड पर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज ईद के दिन आप अहद करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा जितना भी निकाल सकें, बच्चों की तरह हरकतें करें, उनकी पसंदीदा गेमें करें, घर में भागने दौड़ने वाली जो होती हैं, जो करते हैं। मैं तो करता हूँ, मैं तो रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ कितना जोर आ गया है, मेरे उस तो छोटे पुत्र। लेकिन आज जब ईद पे खाना खा रहे हो या कुछ और, तो आरिफ लोहार साहब का फोन पे गाना तो लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। मैंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं, वो तो ट्रेडमिल करते वक्त भी शाफिज साहब लगा सकते हैं गाना। देखिए आज जैसे ईद नहीं पता लग रही है, हमें आरिफ लोहार साहब ने गाना ही नहीं, गाना तो लाजमी सुनना है। इन्होंने कहा है कि ट्रेडमिल करते वक्त आरिफ लोहार साहब गाना। बिस्मिल्लाह, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ। मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती है। ऐसे क्या आपकी कम्युनिकेशन होती है अपने बच्चों के साथ, अदरवाइज गैप आ जाता है। हमारे ज़माने में हम तो अपने फादर के सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन गेमें थी, बाहर चले जाते थे, वही बात कि हम लोग खेलते थे, वापस आ जाते थे, फिर उसके बावजूद एक था एक डिस्टेंस, एक रिस्पेक्ट का जो है ना फैक्टर, वो जरूर रहना चाहिए। आरिफ लोहार साहब को कभी अब देखे वो चिपटा बचाना, वो गाने का स्टाइल, और वो उसमें एक्सरसाइज भी बहुत होती होगी। जी जी बिल्कुल, लोहे के साथ आप सोचे कितनी एक्सरसाइज होती है उसके अंदर। और एक और चीज, मैं माशाल्लाह बड़े अरसे से इनको देख रहा हूँ, बल्कि मैं पूछूंगा, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह उसी तरह फिट। जी बस ऑर्गेनिक फूड क्या वजह, ऑर्गेनिक फूड, यस बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही चलूंगा कंसर्निंग मोबाइल फोन। नहीं, दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक की आप बात, मेरी नानी अम्मा, मैं हम पहले भी दस चुके हैं, तांबीए च ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੇਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਵੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਆਰਫੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਨੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦੇਣਾ, जिसकी वजह से आज बाल भी कायम है। अच्छा, नजम साहब ने जैसे बालों की बात की, अब हम देखते हैं कि जवान लड़के और लड़कियां भी इवन वो गंजे हो रहे होते हैं, उनके बाल नहीं होते। एक्चुअली बात है वही कि आपका जो ब्लड है वो जब वो आप उसे रखेंगे, मूवमेंट रखेंगे अपनी, और कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे। और खुराक का बहुत ताल्लुक होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मोहब्बत इतनी बढ़ाएं अपने बच्चों के साथ, प्लीज प्लीज, इससे पहले कि कोई और मोहब्बत बढ़ा जाए और कोई हाथ करके चला जाए बच्चों के साथ। मोहब्बत में 12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दे सकते हैं, वो तो भाग रहा है बेचारा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आप डॉक्टर साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन कहने के बाद है वो गैप खत्म करें। जो भी जायज चीजें हैं वो माने, और जो जायज नहीं है उसको समझाएं। बच्चे के साथ मैं जोर करता हूँ, आजा भी मेरे ना जोर कर ला तू, क्योंकि उसकी वजह कि एक तो मैं उसके साथ टच कर रहा हूँ, तो आप जब टच करते हैं अपनी औलाद के साथ, तो एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाता है कि मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है। नजम साहब, आपसे पूछते हैं कि आप तो एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो ईद का रोज जो होता है वो आपका कैसे गुजरता है? ईद के रोज भी ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ही रहते हैं? ईद मेरा तो ताल्लुक तो कोयटा बलूचिस्तान से, आई एम बलोच, तो वहाँ के जो लोग हैं ना बलूचिस्तान के थोड़े डिफरेंट है, कंजर्वेटिव है, डिफरेंट है। वहाँ पे जो पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन है ना, वो बाप और बेटे का है, दोस्त का नहीं है। यहाँ मैं जब पंजाब आया पढ़ने आया, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ दोस्त हैं। हम तो मतलब वालिद साहब अगर कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे, हम कोई उससे वैसे कोई फ्रैंक कोई सवाल नहीं कर सकते। वहाँ डिफरेंट कल्चर। और ईद पे वहाँ पे ये होता था, जैसे ही मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, तो पूरे मोहल्ले की बेल बजानी है, उनसे बाहर लोग निकलेंगे, उनसे ईदी मिलनी है। फिर अच्छा, यहाँ पे होता है सारे बच्चे बेल बजा के भाग जाते हैं? नहीं, क्योंकि मतलब पेरेंट्स भी होते थे तो भाग नहीं सकते। मुझे लगा कहते हैं जब ईद की नमाज पढ़ते थे सबकी बेलें बजाते थे। तो हम आते ही रात को तकरीबन कोई ईशा के बाद घर आते थे, फिर आके अपनी फैमिली से मिलते, और तब तक खाना बना तैयार होता, क्योंकि पूरा मोहल्ले से हमने मिल के आना होता था। फिर जो हमें ज्वाइन करता जाता था 20-20, 15-15 लोग, जैसे नहीं यहाँ पे जुमेरात को अक्सर मौलवी हज़रात आ जाते हैं बेल बजाते और वो तबलीग की तरह, तो हम ईद पे हमारी ऐसे होती थी। लेकिन जब मैं इधर लाहौर आया पढ़ने के लिए, मैंने FC यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो फिर जब मैं इधर ही रह गया, फिर मैं गया नहीं वापस।
तो इधर मैं शायद अनुज साहब को ही फॉलो करता हूँ। मैं तो ईद के दिन भी ऑफिस होता हूँ क्योंकि मुझसे घर में बैठा नहीं जाता, मुझसे डिप्रेशन होता है। इवन के शायद अंजुम साहब मेरी शादी पे आए थे तो उस दिन भी मैं ऑफिस था, तो मेरे स्टाफ कहते सर आज तो आपको नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, शादी वाले दिन भी ऑफिस है, ये तो ज्यादा ये हो टीवी गया, पे जाएगा सारे लोग देखेंगे, ये ज्यादा हो गया। ये टीवी पे जा रहे सारे लोग देखेंगे। तो मुझे कहते सर आज तो आपको वलीमा है, मैं कहा वो तो शाम को है। तो यानी हमसे मुझसे फारिग बैठा नहीं जाता, मैं इनको फॉलो करता हूँ। मैं अगर ज्यादा कोई 4-5 छुट्टियां आ जाए ना तो मुझे तो डिप्रेशन हो जाता है कि मैं क्या करूंगा। तो मुझे होता है कि मैं कोई रिसर्च कर लेता हूँ, कोई बुक शुक पढ़ लेता हूँ। मूवीज का इतना ट्रेंड नहीं, क्योंकि बचपन से था नहीं, कभी मूवीज देखी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जरा ये ट्रेंड नहीं है, कल्चर नहीं है। तो हमारी जरा ये टोटली डिफरेंट होते हैं। हमने ये तो शादी देखी- वाले दिन हम- तो समझ आता है, दफ्तर में थे, वलीमे वाले दिन किस तरह काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं इसकी बात को आगे लेकर हाँ, चलूंगा। और इन्होंने कहा, इन्होंने गवाह भी बनाया शाह साहब को, ये सब क्योंकि मैं शादी में थे, मेरे सबसे एंड पे सब लोग बैठे खाना खा रहे, एंड पे और मैं कहा यार लेट हो गया। मैं इनकी बात को आगे लेकर चलूंगा। मेरी बेटी की शादी थी, पीसी लाहौर का मैं जीएम था, तो मैं लॉबी में खड़ा हूँ, बगैर बशीर साहब आए। मैं सर कैसे आना हुआ? वो तेरी तीदा ब्याह नहीं। वो मैं क्या चाचा अच्छा मेरी बेटी की शादी, मुझे होश नहीं, मैं भाग रहा हूँ लॉबी के अंदर। मैं फटाफट गया अपने कमरे में, गया कपड़ा शपड़ा सूट पैंट पून के जरा बाहर चला गया, एक और खड़ा होकर example। रिसीव करने के लिए। लेकिन उनकी बेटी की शादी थी, वो अपनी शादी पे नहीं ये कह रहे ज्यादा थे। बंदा बेटी और वो की भी शादी वलीमे वाले अपने ही दिन। होटल में होगी, तो वो तो सारा स्टाफ अरेंज कर रहा है, इन्होंने वो तो तो सिर्फ हाँ। डायरेक्शन देनी थी। उन्होंने कहा अब मैं सूट GM बदल के आ साहब की जाऊं। बेटी की शादी है, GM कोई साहब आम बंदे की शादी अब तो थोड़ी है। सूट बदलना था सिर्फ हाँ। जाके। एक बंदे की सर्कस नहीं चल रही थी, हाँ। तो उसने एक बंदे को देखा कि वो खूब खा रहा था, वो कुछ 15-16-20 रोटियां खा गया। उन्हें कहा थे बहुत अच्छी गल है। लो जी उन्हें क्या ये तो आइटम है मेरी सर्कस वास्ते। उस सर्कस वास्ते उन्होंने नाल लै गया। उन्हें कहा बड़ा वड्डा आइटम है, तो कहंदा मैं खा सकना? कहंदा हाँ खा। उन्हें खा ली। उन्होंने कहा जी हुण खाणगे। फिर उन्हें खादियां 10-15 रोटियां, फिर खा गया, फिर बड़ी ताड़ी वजी, फिर उन्हें टर्न आई, फिर उन्हें खादी। उन्हें कहा बस जी हुण अगला शो वास्ते रिक्वेस्ट वास्ते आया मालिक। कहंदा यार फिर शो करना है, तेरी मेहरबानी। कहंदा बस करो यार, मैं हुण घर जाके रोटी नहीं खानी। सो साहब आज ईद वाले दिन हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है। सुबह से कितनी खवातीन कॉल कर चुकी है कि हमें बिरयानी, और वो हमने सही बनानी थी दोपहर के लिए आज स्पेशल, और वो तो वो हमसे सही तरह बन नहीं रही, तो हमें बड़ी इमरजेंसी अच्छा, है, ये इस लोग वक्त हमें तंग गाइड करते कर हैं दी है। वैसे देखिए ना, बहुत। फूड अथॉरिटी को वैसे इस तरह हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए ताकि वहाँ पे सही रेसिपीज है ना, फूड अथॉरिटी हाँ। भी है। और हमारी मैगजीन तो बिल्कुल, है। जो है ना वहाँ पे कोई prank वेबसाइट call के आती लिए है? शुरू कर दे कम से वेबसाइट कम। पे हम हेल्दी रेसिपीज़ की जो है ना वो हर महीने शाया करते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं। अच्छा, वो ईद के करते हैं हवाले से भी ऑलरेडी। ऑलरेडी करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड बेसिकली जो जिसकी डॉक्टर साहब निशानदेही कर रहे हैं, ये अदरवाइज भी ट्रेंड है। लोग 15 पे भी जो है ना प्रैंक कॉल्स कर देंगे, इनको भी प्रैंक कॉल्स करके एंगेज जो है वो कर देंगे। डॉक्टर साहब के साथ मैंने होम डिपार्टमेंट में इकट्ठे भी मिल के काम किया है। तो इस तरह के इश्यूज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। वही बात है कि हमें अपनी आदत को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, स्टार्ट में तो ये भी था ना डॉक्टर साहब के, शुरू वो सिम्स आई थी, मोबाइल्स इंट्रोड्यूस हाँ। हुए थे, पैकेजेस थे, तो लोग टाइम पास करने के लिए रॉन्ग कॉल्स तो करते वो थे। बहुत बच्चे बड़ा एक चेंज especially। अभी आया है, और हाँ। बहुत बड़ा उस पे, और नंबर भी उनका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो लेकिन ईद के ऊपर जहाँ पे रेस्क्यू और काम कर रहे होते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ लोग लेकर कभी मिठाई किसी स्टेशन पे लेकर आ जाते हैं जिसके किसी को बचाया होता है। किसी ने केक, मुझे एक याद है जर्मनी से एक बंदा था, वो कहता है उसने कॉल की और तो उसके वालिद साहब का कहीं एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने कॉल कर दी, उन्होंने अनअटेंडेड थे, वो लेके चले गए, उनका इलाज शुरू हो गया और उनकी ज़िंदगी बच गई। तो जब वो यहाँ पे आया, उसने ये सारा सुना, उसको यकीन ही नहीं आता था कि किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये हो गया। और इस तरह से करने के बाद तो वो हर हफ्ते जो था उस स्टेशन के ऊपर केक भेजता था उसी दिन जिस दिन उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ था। और तकरीबन 1 साल तक मुझे अभी तक याद है उसने इसी तरह से, अभी भी जो लोगों का हुआ होता है वो अक्सर कभी स्टेशन पे आते हैं, थैंक यू करने आते हैं, और वो आते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बड़ी, तो इसलिए जहाँ पे रेस्क्यूअर काम कर रहे होते हैं उनको जाके अप्रिशिएट करते हैं कि जी जाके, तो बहुत बड़ा एक ट्रेंड चेंज आया। अच्छा, जैसे आपका डिपार्टमेंट है 112 फौरी एक्शन करता है, लोगों की जानें बचाता है। कीमती, देखें जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं होती। आपने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है आवाम के लिए कि इसको सीरियस लें और 1122 को एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह जो है वो रिस्पॉन्स और ये करें। बहुत बड़ा चेंज आया भी है शहरियों की बिल्कुल। तरफ, और action इसी भी यहाँ पे तरह करते हैं, जैसे बिल्कुल। डीजी साहब ने भी कहा है, आसिम साहब ने, कि आपको कोई शिकायत हो तो उसी वक्त आप सिर्फ कंप्लेन करें ताकि आप लोग भी पर वक्त जो है वो रिस्पॉन्स कर सकें। शाफी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे आवाम को? जी, सबको ईद मुबारक। और आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि
भाईचारे में रहें, और कोई भी आप किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं उसको हमेशा डबल चेक कर लें, और अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, और जो है सादगी से ईद को मनाया जाए, और अल्लाह का शुक्र किया करें कि आपको अलहदा एक वतन मिला है, आपको एक अलहदा शनाख्त मिली है। नजम साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आसिम साहब आपने मैसेज दे दिया है, तो हम कंटिन्यू करेंगे नजम साहब से। जी, मैं क्योंकि एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरा यूथ को यही है कि कोशिश करें जो भी अभी पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसके बाद बिज़नेस की तरफ ज़रूर आए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बरकत भी है, सुन्नत भी है बिज़नेस। तो अगर आप बिज़नेस की तरफ आएंगे तो इसमें जो है ना, ये आप ज़्यादा लोगों को जॉब्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारे मुल्क में जो बिज़नेस की ओवरऑल परसेंटेज है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम तबका है जो और बिज़नेस करता है। बिजनेस में बरकत भी बहुत है। बरकत भी बहुत है। अगर और ख़ास क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का बिजनेसमैन हूँ तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आगे आने वाला जो दौर है ना वो ऑर्गेनिक है। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक लगाएं और ऑर्गेनिक खाएं, हर है चीज़ ना? में। अगर स्किन केयर भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता ना केमिकल प्रोडक्ट्स बैन होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे जिस प्रोडक्ट में केमिकल होगा गवर्नमेंट उसको बैन करेगी। अब शैम्पू में एक चीज़ यूज़ होती है, सॉरी बात लंबी हो गई, एसएलएड, सोडियम लोरेट सल्फेट, अब वो अमेरिका में बैन हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे पाकिस्तान में भी बैन। अब दोबारा से हम पीछे की तरफ organic जा आ रहे हैं, रहा है। क्योंकि हम तो- इतना आगे चले जी। गए हैं कि अब हमें पीछे तो आने की जो जरूरत है। young इसी generation तरह है से तो खास तौर पे एक मैसेज जी, जरूर जी। होगा यूथ को, सबको, और जो लोग भी जा रहे हैं ईद पे, चूंकि सब लोग लेके गाड़ियां निकल पड़ते हैं और वो चेक भी नहीं करते कई तरह, तो उसके बाद जो अभी हादसा जिस वक्त निकले हैं वो, और लोगों ने जो ईद से पहले किया है, ईद ज़रूर मनाए, लेकिन मेरी वालदैन से अपील होगी, अपने बच्चों से ये वादा लें, कमिटमेंट लें कि ईद इस तरीके से ना लगाए कि जिसपे मोटरसाइकिल वो पागलों की तरह चला रहे हो और ड्रिफ्टिंग उसके करें, बाद हादसा हो। अनविलिंग करें, और बिल्कुल। नंबर 2, जब खाना खाए तो जिस तरह शुरू में भी हमने बात की, बार बार शाफिज साहब ने भी कि भूख रख के खाएं, ताकि ये ना हो हमें पेट की दर्द के साथ और दूसरी प्रॉब्लम के साथ हमें कॉल कर रहे हैं। खाना खाएं, खाना आपको ना खाएं, हाँ, जैसे कहा बिल्कुल, ये रिजवान ऐसी साहब। बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका गाना भी अभी हमने सुनना है? बस जी मैं यही कहूँगा कि अपनी फैमिली से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, अपनी माँ से मोहब्बत करें, और अपने पेरेंट्स, अपने लोगों के साथ मिल के मोहब्बत जितनी बांटी जाए उतनी बांटें। और ये मैसेज जो है हमारे धरती का वो है मोहब्बत, प्यार, कि हम अमन मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो सबसे खूबसूरत जो मैसेज है वो मोहब्बत है। मैं कहूँगा कि एक दूजे नाल करो प्यार, एक दूजे नाल करो प्यार, ते कहंदा तुहानू आरफ लोहार। मैं सिर्फ ये भी कहूँगा कि जब भी बात करें अपने मुल्क की करें और अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत ये करें। गा के सुनाए तो फिर मजा वो आएगा। ये बस इरशाद साहब का मैसेज ले लें, उसके बाद आरिफ लोहार साहब का गाना सुनेंगे एंड पे। को बताना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के साथ बना है, और हमें ईद के मौका पर अपने फौजी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं। बेशक। हम पूरी आदमी को सलूट पेश करता हूँ। ईद का मौका है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यंग जनरेशन को ये भी मैसेज है कि अगर कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स एन एसेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, लास्ट में हम आरिफ लोहार साहब का गाना सुनेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैसेज है, जैसे इरशाद साहब ने भी बोला है कि कल का ईद का पहला दिन जो है मैंने खुद आर्मी के साथ गुजारा, और हमने देखा कि नौजवान जो हैं, हमारे जवान जो हैं, किस तरह अपने अपने प्यारों से दूर जो है ईद का रोज़ भी मनाते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि हम आज़ादी से अपने अपने घरों में सांस ले सकें। तो हमें इस ईद पे, इस खुशी के मौके पे उनको भी याद रखना चाहिए। और स्पेशली जैसे रेस्क्यू 112 है, हमारे पुलिस के एहलकार हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनको भी हमें याद रखना चाहिए दुआओं में और रिस्पेक्ट में भी, कि आज के दिन भी वो हमारे लिए जो है वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए कोमल सलीम को, और जाते जाते आरिफ लोहार साहब क्या सुनाएंगे आप हमें? मोहब्बत के नाम एक सॉन्ग है, मैं आपकी जी ज़रूर।